से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह मैंने जिस कुंडली का लग्न कुंडली का अध्ययन किया था उसी कुंडली के नवांश और दशमांश के साथ करण जी की ये कुंडली थी, जहाँ मैंने लग्न कुंडली का अध्ययन करा था। करीब आधे घंटे का कार्यक्रम बनाया था। बाकी की चीज़ें कुछ मैंने बाकी भी रखी थी, उसको पूरा कर देता हूँ। यहाँ आप लोगों को अलग से नवांश देखना चाहिए हमेशा। प्रत्येक कुंडली में लग्न कुंडली देख लिए तो एक निर्णय पे आप पहुंचेंगे। अरे देखेंगे तो किसी न किसी एक निर्णय पे तो पहुंचेंगे देवी देवता। तो जब आप किसी निर्णय पे पहुंच गए तो आपने जैसे देख लिया कि लग्न कुंडली में सूर्य की स्थिति हर जगह अच्छी है, लग्न कुंडली में लग्नेश की स्थिति हर जगह अच्छी जा रही है। अब उसकी पुष्टि के लिए आपको नवांश देखना चाहिए। तो नवांश में क्या देखा, जैसे मान लीजिए उदाहरण, यहां चतुर्थ भाव के अधिपति होते हैं सूर्य और जाकर के दशम भाव में दिग्बली दक्षिण दिशा में हो जाते हैं। शनि से दृष्ट हैं जो कि इस भाव का अधिपति ही है, और सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है और अन्य किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। पापक ग्रह में एक मंगल और एक दूसरे शनि, दो पापक ग्रहों से दशम स्थान युत है और इस भाव का अधिपति भी इसको देख रहा है। तो इस भाव पे उत्पन्न सारे दोषों की कमी हो जाएगी, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि, शनि कहाँ बैठते हैं वहां से 10 दृष्टि आगे, 3 दृष्टि, तीसरी दृष्टि यहाँ, 7वीं दृष्टि यहाँ और 10वीं दृष्टि यहाँ पे। लाभ भाव के अधिपति उच्च के हैं, ये बहुत अच्छी बात है। भाग्य भाव के अधिपति लग्न में है, ये बहुत अच्छी बात है। अष्टम भाव में शुभ ग्रह की राशि का बनना और शुभ ग्रह का बैठना रिसर्चर बना देता है। और सप्तम भाव बलवान होगा क्योंकि यहाँ पे मंगल स्वग्रही होकर के बैठे हैं। धन भाव बली होगा, शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह बैठा है। गुरु उच्च के तृतीय भाव में बैठे होने से थोड़ी बहुत मशक्कत के साथ व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है, पर व्यक्ति पराक्रमी होता है। ये बात तो मैंने बताई थी कल भी। पर वस्तुतः अब जब नवांश देखने चलते हैं तो अब विचार में बात आती है कि यहाँ का जो भाग्य भाव है वो यहाँ का लग्न भाव बन रहा है। मतलब ये नवांश किसका बना, नवांश इस कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति यहाँ पे लग्न के अधिपति बनके लग्न कुंडली में जहां वो बैठे थे लग्न में अपने मित्र की राशि में, यहाँ भी वो लग्नेश होकर के बुध की राशि में बैठे हैं, पर एक नीच के ग्रह में और कन्या राशि में बैठे हैं। ये हस्त नक्षत्र में बैठेंगे क्योंकि 14 डिग्री के हैं। तो हस्त नक्षत्र में बैठे शनि, लग्न के अधिपति नवांश के शनि भाग्य भाव में अपने मित्र के साथ बैठे तो हैं, खुद को उच्चाभिलाषी रखे हैं, और उसके बाद एक ग्रह जो उनके साथ बैठा है वो शनि। यहाँ का लग्नेश जो बैठा था धनु राशि में, यहाँ आकर के मित्र की राशि में बैठ रहा है। मित्रवत संबंध नहीं है, पर देखने से ये ग्रह इस भाव को देख ले रहा है जो इस भाव का अधिपति है। अरे भाई बुध देखे हैं ना, इसको बुध की दृष्टि यहाँ जा रही है ना। और लग्न के अधिपति भाग्य भाव में, लग्न के अधिपति अष्टम में, तो यहाँ पे ये व्यक्ति को थोड़े से कमजोर लेके जा रहे थे, थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं। मतलब व्यक्ति को मेहनत करनी होगी क्योंकि गुरु भी लग्न को और न तो लग्नेश को देख नहीं रहे हैं। लग्न पे शनि राहु मंगल केतु का प्रभाव है, तो मेहनत और जबरदस्ती करनी होगी। तो यहाँ पे शुक्र नीच के और शनि के बैठे होने से दाम्पत्य ठीक होगा। पत्नी धार्मिक और दार्शनिक होंगी, सुंदर भी होंगी, बुद्धिमान भी होंगी, पर साथ ही साथ उनको अपने करियर में भी मशक्कत झेलनी पड़ सकती है, या कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं। उनके जीवन का दर्शन अलग होगा। और यहाँ पे राहु के मंगल की राशि में बैठने के कारण, गुरु के 12 में बैठने के कारण, गुरु यहाँ कैसे बैठे, उच्च के, और यहाँ कहाँ आ गए, मित्र की अपने ही राशि में। तो यहाँ उच्च के थे, यहाँ नवांश के हो गए अपने नवांश में। तो जब ग्रह यहाँ उच्च का था तो जबरदस्त था, अच्छा था, मजबूत था और बलशाली भी था। यहां भी गुरु त्रिक भाव में 2 स्थान में बैठे, यहां भी त्रिक भाव में 2 स्थान में बैठे। मतलब इस व्यक्ति की कुंडली में गुरु की स्थिति थोड़े थोड़े प्रभावों के साथ कमजोर है, और व्यक्ति के जीवन से होप, सकारात्मक भाव, प्रभाव अच्छा वाला, जीवन को एक अच्छी दिशा देने का जो प्रभाव है वो गुरु के कारण आता है। अच्छी और बुरी चीजों को समझने और परखने की लत, गलत और बुरी आदतों में जाने की शंका पैदा करते हैं। व्यतिरेक की स्थिति, हालांकि व्यक्ति का व्यय कभी भी गलत नहीं होगा क्योंकि गुरु अपनी राशि में बैठे हैं। यहाँ पे व्यय भाव के अधिपति अपनी राशि में बैठे, पर राहु केतु शनि के संपर्क में हैं। इस वजह से हमें सावधान अवश्य होना चाहिए। व्यक्ति के पीछे पिता का धन लगेगा,
व्यक्ति के पीछे पिता का धन लगेगा। और यहाँ पे बुध नीच के हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति थोड़ा उलूल जुलूल, शांत, अपने आप में मशगूल, या फिर कई बार थोड़ा ढीलम ढीली करने वाला होता है। बहुत ज़्यादा मतलब लल्लो चप्पो करने वाला नहीं होगा। संबंधों को लेकर के उसकी जो पकड़ने की मजबूती होगी वो थोड़ी कम होगी, तीव्रता कम होगी, इंटेंसिटी जिसको बोल सकते हैं कि संबंधों को निभाने में जो व्यक्ति का मन होता है वो थोड़ा कम लगा होता है। किसी के साथ चाहे दाम्पत्य में ही बात करें तो सामने वाले के प्रति जो इनका भाव होगा, रिश्तों को पकड़ करके मजबूत बनाने की क्षमता व्यक्ति के अंदर कम होगी। मतलब जाएगा तो जाओ, कोई बात नहीं, मैं चलो ठीक है, तो ऐसा वाला भाव। और कई बार जब पत्नी के भाव को देखते हैं तो सप्तम भाव यहाँ पे, और यहाँ पे ये व्यक्ति की पत्नी का लग्न है। तो अगर पत्नी मेष, कर्क, तुला और मकर की मिल जाए तो अच्छी बात होगी। क्लियर है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे सूर्य राहु केतु के संपर्क में आ रहे हैं मंगल धन भाव में, जो यहाँ के लाभेश होते हैं। लाभेश मंगल धन भाव में, लाभेश गुरु उच्च के, यानी कि व्यक्ति के जीवन में लाभ की शंका नहीं है, वो लाभ प्राप्त करेगा और पब्लिकली बहुत अच्छे चेहरे के रूप में जाना भी जाएगा। आत्मबल की कमजोरी एक अलग समस्या इस कुंडली में होगी, और वैभव संपन्नता और पत्नी के दाम्पत्य के कमजोर होने के शंका के योग भी बनेंगे, क्योंकि सूर्य भी नीच के हैं और शुक्र भी नीच के हैं। शुक्र नीच के हो जाएंगे तो व्यक्ति को दाम्पत्य में, व्यक्ति के स्वास्थ्य में, व्यक्ति को पेट से, व्यक्ति को जंघा से और आदि आदि थोड़ी थोड़ी समस्याओं से ग्रसित करने वाले होते हैं। नाभि के नीचे का क्षेत्र प्रभावित होता है और कई बार व्यक्ति को मांसपेशियों का दर्द भी होता है। यहाँ सूर्य नीच के, यहाँ शुक्र नीच के, तो पत्नी नेत्र से कमजोर हो, या कई बार पत्नी जो है वो गैस्ट्रिक पेशेंट हो जाती हैं, अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि, या फिर कई बार उनके पास थोड़े से आलस्य के भाव भी देखे जाते हैं और थोड़े खर्चीले होने का, या फिर कई बार उनकी जो पसंद हो वो आपके पसंद से थोड़ी अलग मिसमैच हो जाए, ये वाला। यहाँ पे लग्नेश उच्च के, कर्म क्षेत्र बहुत बढ़िया। राहु यहाँ मेष राशि के, सूर्य चंद्रमा धन भाव में, धनेश उच्च के हैं। लाभ भाव में बुध, सम संख्या की राशि में शुभ ग्रह का बैठना अच्छा होता है, और बुध और शुक्र का संबंध दोनों बढ़िया बैठ रहे हैं, खराब नहीं है। गुरु यहाँ पे 12वें भाव के अधिपति होकर के बैठ रहे हैं। मंगल जन्म कुंडली में भाग्य को देख रहे हैं, तो दशम स्थान के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में योग कारक स्थिति, इस कुंडली के लिए वो अलग है। अलग बात होती अगर यही सूर्य केंद्र में किसी भी भाव में बैठ जाते और यही गुरु कहीं से जन्म कुंडली में लग्न को और लग्नेश को देख लेते। लग्नेश के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, न तो सूर्य चंद्रमा का यहाँ पे जो दोष लगेगा वो थोड़े बहुत जातक को कई दफा थोड़ी बहुत समस्याओं के साथ धन के आगमन, हालांकि वहां पे बैठने से व्यक्ति के पास धन की जो प्रचुरता है वो बनी रहेगी। छोटी मोटी मशक्कत के साथ व्यक्ति का जीवन धन इकट्ठा कर पाता है, आएगा पर बचाने में मुश्किल होगी ऐसा। और कुटुंबजनों के पीछे भी व्यक्ति का धन खर्च होता है। दशमांश कुंडली में लग्नेश का उच्च होना और भाग्य भाव के अधिपति का लाभ में बैठ करके पंचम को देखना, पंचमेश को भी देखना, तो ये स्थिति जातक के जीवन में यश, कीर्ति, मान, सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने के साथ साथ व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में भाग्य का सुख भी मिलता है। मतलब कई बार आप इस जातक को ये कहते हुए नहीं सुनेंगे कि मुझे मेरा भाग्य साथ नहीं देता। कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे व्यक्ति का भाग्य सामने आकर के खड़ा होता है। हाँ, उसके लिए व्यक्ति को हमेशा ही और उसकी प्रखरता और प्रबलता बनाए रखने के लिए हमेशा ही आपको भगवत शरणा, भगवान की शरण के, इसको एक बड़ी अच्छी बात कह दूँ, यहाँ पे मुझे बात याद आ रही है। आपका कर्म आपको तब फल देने लगता है जब आपके नेत्र भगवान की चरणों की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि फल की प्राप्ति कहाँ से होती है? गंगा कहाँ से प्रवाहित हुई? भगवान के चरण से। इसलिए तो हमेशा ही इस बात को देखना होगा। नवमांश कुंडली में क्या बात मैंने कही, अगर इसी नवांश में 1, 4, 7, 10 केंद्र में बना, अगर ऐसी किसी राशि से पत्नी आ जाती है तो ठीक होगा। पत्नी के साथ थोड़े बहुत कंफ्यूजन के स्टेट में जाएंगे, हालांकि मिसमैच नहीं होगा, फिर भी कभी कभी लाग लपेट होगा। गुरु 12 में, दाम्पत्य में सैया का सुख कमजोर नहीं होगा। पब्लिकली अगर बात कह दूं तो यहाँ पे ये बिस्तर का सुख होता है। इस भाव का अधिपति यहाँ बैठा है, कोमलता से संबंधों में उसकी गरिमा बनी रहती है। चंद्रमा प्रेम रहता है दाम्पत्य में, और कई बार पत्नी कांटे की टक्कर देने वाली होती है। यहाँ मंगल बैठे हैं, उनका प्रभाव थोड़ा बहुत जबरदस्ती वाला भी होगा, जबरदस्त मतलब मजबूत वाला।
कटु सत्य और थोड़ी कठोर और कभी कभी झूठ बोलने वाली और प्रपंचों में फंसने वाली, युद्ध क्षेत्र में और बातचीत में हमेशा ही अपनी बात रख करके जीतने वाली होंगी। वो कभी किसी से हारना नहीं चाहेंगी। यहाँ पे बुध नीच का है तो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में वो जो समरसता का भाव होता है वो थोड़ा कमजोर होता है और कंफ्यूजन वाले स्टेट में भी व्यक्ति जाता है। नवांश कुंडली ये है। सूर्य नवांश कुंडली में नीच के हैं और स्वाति नक्षत्र के बैठे हैं। इस वजह से आपको हमेशा ही सूर्य की उपासना और पत्नी से भी ये बात करवानी चाहिए। रविवार को कम से कम पति पत्नी को अवश्य ही नमक छोड़ देना चाहिए। मंगल धन भाव में बैठे हैं और चंद्रमा उच्च के मृगशिरा में, मंगल की दृष्टि रहेगी। इस वजह से मैं समझता हूं कि उनको ये बात कहनी होगी कि आप थोड़े कठोर और कम बोला करो, कठोर भी ना बोलो और कम बोलो। मंगल की स्थिति बब्बर बनाएगी, घर में कलह का वातावरण कभी कभी मचेगा। प्रेम में लक्ष्मी का योग भी बनेगा, लक्ष्मी संपन्नता का योग भी बना है। इस स्थिति के आधार पर मैं एक बात कह दूं तो व्यक्ति के जीवन में कभी कभी नैराश्य भाव भी आएगा बुध और शुक्र की दशाओं में या शुक्र और बुध की दशाओं में। शनि के कारण कई बार आपकी पत्नी का संबंध आपके भाई बहनों से थोड़ा बहुत कठोर या कमजोर सा रहेगा। ससुराल पक्ष से संबंध आपकी कुंडली में थोड़े सामान्य रहेंगे, सामान्य ही है, ये बात बनती है। ससुराल धनवान मिलता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और दाम्पत्य ठीक ठाक है। कुंडली मिला लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। वैसे सप्तम के मंगल हैं, शनि राहु केतु सबसे प्रभावित हैं। ये मंगलिक दोष उत्पन्न करेगा क्योंकि इस कुंडली में मंगल मारक भी होते हैं। किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। गुरु देख रहे हैं पर इस कुंडली के लिए गुरु बहुत अच्छे नहीं होते क्योंकि दुह स्थान के अधिपति हैं, दुह स्थान में बैठे हैं तो साहस बल पराक्रम देने के बाद एक वक्त पे व्यक्ति के संबंध पिता के साथ कैसे हैं इसको परिभाषित करने के लिए पुत्र को सामने से खड़ा होना पड़ेगा। हो सकता है पत्नी के आने के बाद उसमें मतभेद शामिल हो जिसको आकर के पुत्र को ही क्लियर करना होगा क्योंकि ये गुरु कई बार आपके जीवन में आपके बड़े बुजुर्गों के साथ संबंधों को फिर से परिभाषित करने का एक नया दौर लेके आएंगे। और वो दौर आपकी कुंडली में मैं समझता हूं कि अभी तो नहीं, हालांकि केतु की दशा में वो चीज़ें आ सकती हैं 2033 में। क्लियर है? ये आपकी कुंडली का नवांश है। आपकी कुंडली में दशमांश की स्थिति मैं देख रहा हूँ या तत्व के आधार पर तो मैंने बात कल करी थी, पर षडबल भी मैंने बताया था कि गुरु सबसे ज़्यादा बढ़िया बन रहे हैं आपकी कुंडली में, उच्च के होकर के सूर्य बढ़िया हो रहे हैं। नैतिकीय तत्वों से ये कुंडली कभी भी कमज़ोर नहीं होगी। व्यक्ति झूठा नहीं है, हठी नहीं है, शिक्षकीय गुणों से युक्त है, कन्विंसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, साहस बल पराक्रम और ऊर्जा और धैर्य की कमजोरी नहीं है, लेकिन धैर्यहीन जरूर हो सकता है। इस कुंडली के आधार पर अगर मैं बाकी अल्टीमेट अगर कहूँ तो इस कुंडली में व्यक्ति इमोशनल बहुत है, चंचल बहुत है, भोगी प्रवृत्ति का है, शौकीन है, नया है, आधुनिक है, अनुभवी है, दानी है, प्रगल्भ है, पकड़ करके रखने वाला है, प्रेमी है, जल्लाद नहीं है। घर परिवार से दूर भी रहे तो भी बहुत बढ़िया रहे। संबंध इसके हमेशा ही कुटुंबजनों से अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही अनुभव बना रहेगा। वो यशस्वी है, ये बात मैं इतनी कह सकता हूँ। यशस्वी है, आत्मबल उसका बढ़िया रहेगा, बुद्धिमान है, तार्किक है, समझदार है, दुश्मनों से लड़ने की ताकत भी है और साथ ही साथ मोक्ष के योग भी लगे हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं कौन से चार्ट को देख करके बता रहा हूँ, पर ये इतनी सारी चीज़ें बता दी। फाइनलाइज। संतान का सुख आपकी कुंडली में है, निश्चित रूप से संतति भी मिल जाएगी और हो जाती है। अब आपकी कुंडली में दशाओं के क्रम को अगर समझूं तो अभी आपकी कुंडली के आधार पे बुध, चंद्रमा, राहु, केतु और शुक्र की दशा होरा कुंडली के आधार पर संतुलन और शांति देने वाली होंगी। बाकी सूर्य, गुरु, मंगल और शनि मेहनत करवाएंगे और धन देंगे, लेकिन हाँ, इनकी दशाओं में धन अवश्य मिलेगा। बाकी जो जितने ग्रह हैं सूर्य, गुरु, शनि, मंगल के अतिरिक्त वो सब आपसे हो सकता है कि थोड़े मध्यम, थोड़े कम, थोड़े मतलब उनका जो प्रभाव होगा वो आपके जीवन को शांत बनाने पे ज़्यादा होगा। धन के लिए उनकी स्थिति थोड़ी सामान्य रह सकती है, पर बाकी सूर्य, गुरु, मंगल और शनि अपनी दशाओं में धन देंगे क्योंकि इस कुंडली के लिए सूर्य की राशि अच्छी है, वो इस भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर भी सूर्य अष्टम भाव के अधिपति होकर के नीच के दिग्बली हैं और वर्गोत्तम हो रहे हैं भाव से। यहाँ भी 10 नंबर में भाव में, यहाँ भी 10वें नंबर भाव में। यहाँ पे शनि उच्च के, यहाँ पे शनि उच्चाभिलाषी, यहाँ पे लग्नेश अष्टम में, थोड़ी बहुत कमजोरी और पेट से संबंधित समस्या और कई बार व्यक्ति को अपने वीर्य का संरक्षण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, भोजन बचा करके और असंतुलन में नहीं करना चाहिए। इस कुंडली के आधार पे जब कभी शनि और बुध की दशाएं आएंगी, आप कोई भी धार्मिक, मांगलिक और रोजी रोजगार से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं।
इस कुंडली में जब कभी भी शुक्र की दशा आएगी या गुरु की दशा आएगी, आप कोई भी स्थान परिवर्तन और नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। इस कुंडली में जब कभी भी गुरु की दशा आएगी, तब आपको कम पैसों पर नौकरी करने के लिए और थोड़े बहुत ऋण आदि में कई बार व्यक्ति को मेहनत करके अपने आप को प्रूफ करने के लिए ये ऐसी स्थितियां होंगी जहां कम पैसों पे आपको जीवन बसर करना पड़ता है। एक बार दारिद्र भी देखना पड़ता है। दारिद्र देखने का मतलब ये नहीं है, कई बार समस्याएं थोड़ी बहुत आर्थिक और मानसिक रूप से होती हैं, वो गुरु दिखाएंगे। हालांकि वही दशा आपके लिए वापस आपके क्षेत्र को और भी ज्यादा चौड़ा भी करेगी। इस कुंडली में चंद्रमा आपके लिए हमेशा धनदायक हैं। धन भाव के अधिपति भाग्य में बैठे हैं। लग्न कुंडली में भी धन भाव के अधिपति भाग्य भाव में, नवमांश में भी धन भाव के अधिपति उच्च के। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में पैतृक संपत्ति, धन धान्य और एजुकेशन कभी भी कमजोर नहीं है। निश्चित रूप से पंचमेश का भाग्य भाव में जाना बहुत अच्छा होगा। पंचम भाव में उच्च के चंद्रमा, पंचम भाव में स्वग्रही शुक्र। इस व्यक्ति की कुंडली में यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, रिकॉग्निशन, मेहनत करने के बाद परिणाम न मिले, ऐसी शिकायत जातक कभी नहीं करेगा। चाहो बोल दिया। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।